All right, let's go across live now to a cabinet briefing. Union Finance Minister Arun Jaitley speaking at the moment. There, please. Friends, the Union Cabinet met this forenoon and took some important decisions. We have with us the Honorable Minister of Finance, Corporate Affairs and Information and Broadcasting, Shri Arun Jaitley ji, and Honorable Minister of Steel and Mines, Shri Narendra Singh Tomar ji. I extend a warm welcome to you, sirs. I also welcome Finance Secretary and Secretary Expenditure, Shri Ashok Lavazza, Secretary Labour and Employment, Shri Shankar Agarwal. Secretary Mines will join us shortly. Friends, first the Honorable Finance Minister will make his opening remarks. Thereafter, the Finance Secretary will give a presentation on the highlights of the 7th Pay Commission. The forum will then be open to questions and answers. As usual, a gentle request to all of you, keep your mobiles either on silent mode or switch off mode. And when you want to ask questions, kindly raise the placards which are kept in front of you. Over to the Honorable Minister. आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और यूनियन कैबिनेट दोनों मीटिंग्स थी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में 3 प्रपोजल्स नेशनल हाईवे के जिनको मंजूरी दी गई। इसकी लिखित स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। मैं सिर्फ उसकी डिटेल दे देता हूं। 4 लेनिंग ऑफ फगवाड़ा रूपनगर सेक्शन ऑफ NH 344A इन पंजाब। फगवाड़ा से रूपनगर का जो सेक्शन है ये लगभग 80.82 किलोमीटर्स है और 1444.42 करोड़ के खर्चे पर इसको बनाया जाएगा। दूसरा, ओडिशा में अंगुल ANGUL से संबलपुर का NH 42 का सेक्शन है जो नया NH 55 है। ये 2491 करोड़ के खर्चे पर 151 किलोमीटर्स का हाईवे है। तीसरा, 4 लेनिंग की जो अप्रूवल हुई, औरंगाबाद तेलवाड़ी NH 211 महाराष्ट्र में, ये 87 किलोमीटर्स का है और 2028.91 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। ये 3 मेजर हाईवे प्रोजेक्ट्स पंजाब, ओडिशा और महाराष्ट्र के थे जिनको कि आज मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक बजट अनाउंसमेंट था कि मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सर्विसेज बिल 2016, ये एक मॉडल बिल बनाया जाएगा और क्योंकि ये राज्यों का विषय है तो राज्यों को भेजा जाएगा। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े और इसलिए जिस प्रकार से मॉल्स 7 दिन सप्ताह में चलते हैं और उनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते, देर तक चलते हैं, ये जो छोटी दुकानें हैं, विशेष रूप से जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनको भी अपना टाइमिंग और कितने दिन काम करना है उसको रेगुलेट करने की अनुमति दी जाए। और इसमें कई सुझाव इस कानून में दिए गए हैं। ये सजेस्टिव बिल है, राज्यों को दिया गया है, जिसमें कितने कंपल्सरी हॉलिडेज होंगे। एक इसमें और प्रावधान किया गया है कि रात को भी महिलाओं को देर समय तक काम करने की अनुमति होगी।
जिससे कि महिलाओं के लिए रोजगार के जो अवसर कम हो रहे थे, जिसको हम कानून की भाषा में कहते हैं इट्स अ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट हो जाती थी, भेदभाव हो जाता था, रोजगार के अवसर कम हो जाते थे। लेकिन उस पर कई कंडीशंस, वहाँ पे क्रेश होगा, वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम होंगे जो देर समय तक काम करेंगी, एक समय के बाद ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये सारी आवश्यकताएं उसमें कंडीशंस प्रिस्क्राइब दी गई हैं। तो ये एक मॉडल बिल, लेबर सेक्रेटरी यहाँ हैं, इस पे जो भी जानकारी आप चाहेंगे आपको मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण एक विषय आज जो आया, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। माइनिंग मिनिस्टर भी हैं, माइनिंग सेक्रेटरी भी अभी आएंगे। आ गए बलविंदर जी? हाँ, मिस्टर बलविंदर कुमार इज कम। इस पॉलिसी के पीछे देश का जो नॉन फ्यूल नॉन कोल, फ्यूल का कानून अलग है, कोल का अलग है, कोल माइनिंग एक्ट अलग है, नॉन फ्यूल नॉन कोल मिनरल्स जो हैं उसमें रिसर्च और एक्सप्लोरेशन, डेटा कलेक्शन, साइंटिफिक पूरा डेटा उसका हो, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आए, ताकि माइनिंग इंडस्ट्री के साथ जो वैल्यू एडिशन जुड़ी है उसका पूरा पोटेंशियल हम प्रयोग कर पाएं, और माइनिंग इंडस्ट्री के साथ साथ हम उसके पोटेंशियल को इस्तेमाल करके उस साधन को, रिसोर्स को जो प्रकृति ने हमें दिया है उसका पूरा उपयोग कर पाएं। इसकी कई कंडीशंस हैं, मेरे बाद में सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे, मैं 3-4 लाइन उसकी पढ़ देता हूं आपको। क्रिएशन ऑफ बेसलाइन जियो साइंटिफिक डेटा एज पब्लिक गुड फॉर ओपन डिसेमिनेशन फ्री ऑफ चार्ज, यानी जियो साइंटिफिक डेटा सारा माइनिंग रिसोर्स का देश के अंदर अवेलेबल हो। गवर्नमेंट विल कैरी ऑन नेशनल एरो जियोफिजिकल प्रोग्राम for acquiring state-of-the-art baseline data for targeting concealed mineral deposits. A national geoscientific data repository is proposed to be set up to collate all baseline and mineral exploration information generated by various central and state government agencies. Government proposes to establish a not-for-profit autonomous institution known as the National Center for Mineral Targeting in collaboration with scientific and research bodies. Provisions for inviting private sector investment in exploration through attractive revenue sharing model. On the lines of Uncover project of Australia, the government intends to launch a special initiative to probe deep-seated concealed mineral deposits in the country in collaboration with the National Geophysical Research Institute and the proposed NCMTN Geoscience Australia. एक प्रस्तावना थी कि 8 नई IITs जिनका जो बनी है अभी, उनका टोटल आउटले रिवाइज हुआ है, लगभग 6,080 करोड़ रुपया इन 8 नई IITs के ऊपर एक्सपेंडिचर लगने वाला है। इसके अतिरिक्त कुछ और निर्णय थे जो आपको जानकारी में दे दिए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो आज मंत्रिपरिषद के सामने आया था, वो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस का था। इसके संबंध में सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी जो एक्सपेंडिचर भी देखते हैं, आपको अभी प्रेजेंटेशन भी देंगे। ये याद रहे कि जब 5th पे कमीशन आया था तो सरकार को 19 महीने लगे थे उस पर निर्णय लेने के लिए। 6th पे कमीशन में 32 महीने लगे थे। 7th पे कमीशन की जो सिफारिश आई, एक सेक्रेटरीज कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी है
और उस कमेटी ने इसको रिकमेंडेशंस को प्रोसेस किया है, और प्रोसेस करने के बाद अगर मैं बड़े पैमाने पर बतलाऊं तो पे और पेंशन के संबंध में जो रिकमेंडेशंस पे कमीशन की आई हैं, उन रिकमेंडेशंस को बाय एंड लार्ज सरकार ने स्वीकार किया है, और वो रिकमेंडेशन 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी. दे विल बी इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2016. And the arrears, since we are towards the end of June, would also be paid in this year. This pay commission covers 47 lakh central government employees and 53 lakh pensioners. लगभग 1 करोड़ लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है, और इसमें से 14 लाख एम्प्लॉइज सर्विंग और 18 लाख पेंशनर वो हैं जो डिफेंस फोर्सेस के हैं. 7th पे कमीशन ने इसका बड़ा अध्ययन किया, और 5th और 6th पे कमीशन के सामने एक ये भी चुनौती थी कि जो प्राइवेट सेक्टर मार्केट सैलरीज हैं उनके नजदीक सरकारी वेतन को लेकर आना और कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ उसका संबंध बने. 7th पे कमीशन ने उसको और बढ़ोतरी दी है, और जो 6th पे कमीशन का वेतन था, एक कैटेगराइजेशन के हिसाब से उसकी इंडेक्सिंग बेसिक तनख्वाह की 2.57 टाइम्स उसको बढ़ाया है. तो जो 7,000 लीस्ट सैलरी थी सरकारी कर्मचारी की, वो 2.57 की इंडेक्सिंग से 18,000 की है, और क्लास 1 में जो आरंभिक सैलरी है वो लगभग 56,100 की है. अब इस सारे प्रोसेस में 3-4 चुनौतियां आती हैं जो अभी प्रेजेंटेशन में आपके सामने दिखलाई जाएंगी, ताकि कर्मचारियों को बहुत प्रतीक्षा न करनी पड़े. तो ये 2.57 का जो सिद्धांत है उसको सरकार ने स्वीकार किया है, पेंशन पे भी और पे भी. पे कमीशन ने 7th पे कमीशन ने IIM अहमदाबाद की एक स्टडी हायर की थी, इंगेज की थी, जिसने प्राइवेट सेक्टर के साथ सैलरीज का कंपैरिजन किया था, और पे कमीशन ने उस पे भी अपनी टिप्पणी दी है. मैं उसके 2 पैराग्राफ्स पढ़ देता हूं इस रिकमेंडेशन के. टू ऑब्टेन अ कंपैरेटिव पिक्चर ऑफ द सैलरीज पेड इन द गवर्नमेंट with that in the private sector enterprises, the commission engaged the Indian Institute of Management Ahmedabad to conduct a study. According to the study, the total emoluments of a general helper, who is the lowest ranked employee in the government, is rupees 22,579. More than 2 times the emoluments of a general helper in the private sector organization surveyed at rupees 8,000 to 9,500. After considering all relevant factors, the Commission is of the view that the minimum pay in the government recommended at 18,000 per month with effect from 1/1/2016 is fair and reasonable, and one which, along with other allowances and facilities, would ensure a decent standard of living for the lowest ranked employee in the central government.
5th और 6th पे कमीशन के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बाद और उसमें मौजूदा 7th पे कमीशन का यह जोड़ने के बाद अधिकतर पोस्ट पे जो मार्केट सैलरीज हैं, सरकारी कर्मचारियों का वेतन उसकी तुलना में काफी रिस्पेक्टेबल बना है। इसमें कई अलाउंसेस हैं जिसके संबंध में भी प्रेजेंटेशन आपको की जाएगी, जिसके संबंध में एक रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए हैं। एम्प्लॉयज ने उसके खिलाफ थोड़ा रिप्रेजेंट भी किया है। तो 2-3 ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनको हम लोग अपॉइंट करने वाले हैं। मौजूदा अलाउंसेस चलते रहेंगे जब तक कि एक सेक्रेटरीज कमेटी नए अलाउंसेस पे जो पे कमीशन ने कहा है उसको अध्ययन करके उसकी रिकमेंडेशन सजेस्ट नहीं करती, उसमें एक समय लगेगा। एक दूसरा ग्रुप बनेगा कि हर पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद कुछ अनोमलीज आती हैं और अलग अलग कार्डर्स की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। तो उन अनोमलीज की सुनवाई कोई कर ले और उन अनोमलीज को दूर करने के प्रयास करे जहां तक संभव है। हालांकि सेक्रेटरीज कमेटी की एक सिफारिश थी, डिफेंस फोर्सेस के संबंध में उनकी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ एक पैरिटी थी जो कि इस रिकमेंडेशन से डिस्टर्ब हो रही थी और इसलिए अभी प्रेजेंटेशन में आपको बतलाएंगे कि वो पैरिटी डिस्टर्ब हो रही थी, वो सेल्फ एविडेंट थी। एक ऐसी रिकमेंडेशन है जिसको मंत्रिपरिषद ने बदला है और डिफेंस फोर्सेस की एक रैंक में कुछ एक्स्ट्रा दिया है ताकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पैरिटी थी वो डिस्टर्ब न हो। बाकी जो दिक्कत है, अनोमलीज वगैरह आएंगी, उसके संबंध में अनोमलीज कमेटी बनेगी जो इसकी सुनवाई करेगी। एक मेजर रिकमेंडेशन था कि 3 प्रकार की डिडक्शंस अलग अलग एम्प्लॉयज की, एक डिडक्शन हर एक की हो ग्रुप इंश्योरेंस के लिए और उसमें 1500 रुपए से लेकर 5000 रुपए महीना हर एम्प्लॉय का डिडक्शन होगा ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। एम्प्लॉयज को उसको लेकर रिजर्वेशन था तो उस सिफारिश को मंत्रिपरिषद ने नहीं माना, तो वो डिडक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो डिडक्शन पे कमीशन ने सजेस्ट किया था वो सबको वेतन अब मिलेगा, उसकी बढ़ोतरी। उसमें वित्त मंत्रालय का फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग देखेगा कि अगर लो कॉस्ट इंश्योरेंसेस कोई अवेलेबल हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उसकी ऑप्शन सेपरेटली वो अध्ययन करके उसमें देगा। जो 5th पे कमीशन था उसका पे, पेंशन और एरियर्स का जो टोटल बोझ था, जो बर्डन था 5th पे कमीशन का, वो ₹17,000 करोड़ था, 17,000 करोड़। जो 6th पे कमीशन था उसका पे, पेंशन और एरियर्स का मिलाकर 40,000 करोड़ का बर्डन था। जो 7th पे कमीशन है उसका एनुअल बर्डन अगर हम 1 अप्रैल 2016 से फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं तो 1,02,100 करोड़ का बर्डन है। $1,02,100 करोड़। इसके साथ साथ जो पहले 2-3 महीने हैं
क्योंकि ये 1 जनवरी से लागू होता है, तो उसका एरियर्स का बर्डन इस वर्ष और होगा, लगभग 12,000 करोड़ होगा। आज जो रिकमेंडेशंस हमने स्वीकार की हैं, क्योंकि अलाउंसेस वाली अभी पुरानी व्यवस्था चलेगी, अभी पे कमीशन ने जो कहा है वो उसके ऊपर एक कमेटी देखेगी। आज जो स्वीकार की हैं उसका रिकरिंग बर्डन 72,800 करोड़ है, और एरियर्स मिलाकर इस साल उसका टोटल बर्डन 84,933 और अगले 4 महीने में ये कमिटीज अपनी रिकमेंडेशन फाइनलाइज करेंगी और अलाउंसेस के संबंध में जो भी वो निर्णय करेंगी वो डालकर फिर इसका बर्डन थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, अलाउंसेस का इंपैक्ट। कुछ अलाउंसेस समाप्त करने की बात की गई है, उसके संबंध में भी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देंगे। उस रिकमेंडेशन को भी माना नहीं है और इसलिए पुराने अलाउंसेस अभी चलते रहेंगे। मुझे इतना ही कहना था। अभी फिनेंस सेक्रेटरी एक 5-7 मिनट की प्रेजेंटेशन आपको देंगे। Thank you, Honorable Minister, sir. Thank you, sir. As the Finance Minister has explained, the recommendations of the 7th Pay Commission will take effect from 1st January 2016. And this is being implemented within 6 months of the effective date. The pay and pensionary benefits, they will be paid in this financial year. And as has been already explained, that this will apply to about 1 crore of employees, 47 lakh central government employees, and 53 lakh pensioners. The Cabinet has accepted a separate pay matrix for civilian and defense employees, keeping in view their different structure and different responsibilities, which was continuing even from the 6th Pay Commission. The minimum pay increased has been from 7,000 to 18,000 rupees. And the fitment factor, which has been applied for this revision for all employees, will be 2.57. The rate of increment will be 3% per annum. This is something which is continued from the 6th Pay Commission. The 7th Pay Commission recommended that the same rate should continue, which the government has accepted. Right now, the practice is that if an employee joins, let's say on the 1st of January, the date of annual increment was fixed as 1st July, which meant that he had to wait for about 18 months to earn his first increment after fresh appointment or after promotion. There was a demand from the employees that this date of increment should be twice in a year. He will earn increment only once, but the effective date could be either 1st January or 1st July. Government has accepted this. As the Honorable Finance Minister explained, that with respect to brigadiers in the army, in order to establish and maintain parity with the central armed police forces, their index of rationalization, which was recommended to be 2.57, has been brought to 2.67. This will maintain parity with the central armed police forces. Similarly, at 3 different levels, that is the level of lieutenant colonel, colonel, and brigadier, the increment stages have been added
so that they also maintain parity with their counterparts in the Central Armed Police Forces. On the pensions, general recommendations have been accepted. The CPC had given two options. Government has accepted both the options subject to the feasibility of their implementation. In the first stage, the pension of all the employees, retired employees, will be fixed, keeping in view the fitment factor of 2.57. The other option, which the Pay Commission recommended, has some implementation issues. So the government has decided that there will be a committee under the chairmanship of Secretary Pensions, which will also have representations from other ministries. That committee will look into the implementation issues, and the feasibility of implementing that option will be placed before the government. The committee is expected to give its report within 4 months. On the gratuity, government has accepted that the rate of gratuity should be increased from 10 to 20 lakhs. There are about 196 allowances which are available to different categories of employees. The Commission has made far-reaching recommendations on those allowances. There was a general request from the employees that there is a need to further examine these recommendations, rationalize them. So with that in view, a committee has been constituted under the chairmanship of Finance Secretary. This committee will go into the recommendations pertaining to allowances. However, pending the decision of that committee, recommendations of that committee, and subsequent decision by the government, the existing allowances at the existing rate will continue. There was also a recommendation on abolition of interest-bearing advances. Government has accepted the recommendation with respect to two advances, motor cars and motorcycles, that has been abolished. But interest-bearing advances for house building loan and computers, that will continue, and the house building loan ceiling will go up from 7.5 lakh to 25 lakhs. On the interest-free advances, government has accepted the recommendation that these advances will be abolished, except in cases where on account of medical treatment or on tour, transfer, traveling allowance for family of deceased employees and LTC advances, these government has agreed to retain in order to avoid hardship to the employees. On group insurance, the minister has already explained that the recommendation of the Central Pay Commission to enhance the rate of premium to be deducted from the salary of employees, that recommendation has not been accepted by the government. This, at the lowest level, will mean that an employee will have an additional 1,470 rupees to carry home with his salary. It will not be deducted. The existing rate of deduction, which is 30 rupees, 60 rupees, and 120 rupees, that deduction will continue. However, keeping in view the need for social security, it has been decided by the cabinet that Finance Ministry will work out a scheme which is beneficial to the employees for insurance in consultation with insurance companies. On the ex gratia lump sum payment, that has been increased from 10 to 20 lakhs to 25 to 45 lakhs. The military service pay has been increased at different levels from 1,000 to 3,600, from 2,000 to 5,200, from 4,200 to 10,800, and from 6,000 to 15,500. Similarly, the terminal gratuity
which is available to short service commissioned officers when they leave the forces, that has been increased to 10.5 times their emoluments. And they have been given an option of leaving between 7 to 10 years of service. At whatever point they leave, they will be entitled to get 10.5 times of the emoluments. The Commission has also made many other recommendations which are administrative in nature, and government has decided that these suggestions of the Commission will be referred to 2 different committees. One will be an anomaly committee, as the Minister has already announced, that will look into discrepancies and anomalies, and the other will be a committee which will look into streamlining the implementation of the national pension system. This was also a request and demand of the employees. The financial impact has already been explained. Annual impact is 1,02,100 crore, including allowances. And the implication, additional impact of arrears of 2015-16, the first 2 months, would be 12,133 crore. Thank you. Thank you, Secretary, sir. We'll start with 262, the questions. Okay. Good evening, sir. Gauri Dwivedi from ET Now. My first question to you, sir. Of course, the payout will have a certain amount of impact on the government's finances. How stretched will the government's finances be? And secondly, what do you think will be the impact of that as far as inflation is concerned? And secondly, sir, also just to understand, obviously consumption-led growth will happen. It will spur a certain amount of consumption in the economy. Are we to believe that we are going towards more and more of consumption-led growth and away from investment-driven growth? It's a mixed bag, clearly. One thing which is accepted, that government salaries have to come at a respectable level, or have to come to a respectable level so that the government is able to attract the best talent. Not necessarily in the civil services alone, but also in the other services. And therefore, the inevitable consequence of this would be a pressure on the budget, along with the OROP recommendations this year itself. I have already provided for it in this year's budget estimates. And therefore, this amount doesn't come to us as a surprise. There is an existing provision. And once we take a decision on the allowances in the course of the year, then the additional impact of that will also come. Now, this, of course, will have 2 obvious consequences. There will be more money in the market to spend. And therefore, its impact will be on more than one front. It also has an ability to generate more demand. And today, one of the important needs of the economy is that demand must be generated. The second itself is that it can also lead to additional savings, which is also important for the economy itself. That there will be more money supply, and therefore the inflationary pressure is the third consequence. So it's in that sense, it's a mixed bag. Abhishek, yes. Sir, Abhishek from Times Now. Sir, basically, if